का विधान। भारतीय साहित्य परिषद इस सूत्र को मंत्र के रूप में पालन कर अनेकता में एकता देखने का दृष्टिकोण प्रदान करेगी, ये उद्देश्य उनके मन में उस समय था। और परिषद के उद्देश्यों में भारतीय भाषाओं में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना, भारतीय जीवन मूल्यों में आस्था रखने वाले साहित्यकारों को प्रोत्साहित करना तथा ऐसे साहित्य के प्रकाशन और प्रसार में योगदान देना, जनमानस में भारतीय साहित्य के प्रति आस्था और अभिरुचि उत्पन्न करना, नवोदित प्रतिभाओं को प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन करना, ये कुछ उद्देश्य थे जो साहित्य परिषद, जिन उद्देश्यों को लेकर साहित्य परिषद के स्थापकों ने इसकी स्थापना की थी। अब साहित्य परिषद के जब हम वैशिष्ट्य की बात करें तो अभी उद्घाटन समारोह में आदरणीय ऋषि कुमार मिश्र जी और आदरणीय बलवंत जानी जी को हमने सुना, तो कुछ उद्देश्यों को हमने उनके विचारों से उद्घाटन सत्र को सुनते हैं तो मुझे लगता है जो भाषाई एकात्मकता की बात थी, जो राष्ट्रीय स्व की पहचान लेकर साहित्यकारों को आगे बढ़ने की दिशा बोध की बात थी, तो साहित्य परिषद के ये विचार आज तक गुरु मेहता जी से लेकर जीत सिंह जीत जी से लेकर और आज तक के हमारे साहित्यकारों ऋषि कुमार मिश्र जी, बलवंत जानी जी, श्री राम परिहार जी और हम सब जो यहाँ उपस्थित हैं, सबके साहित्य में इन विचारों का पोषण पल्लवन हमें देखने, पढ़ने, सुनने को मिलता है। तो साहित्य परिषद के वैशिष्ट्य की जब हम बात करें तो कुल मिलाकर 10 सूत्रों में मुझे ये देखने को मिला कि साहित्य परिषद का वैशिष्ट्य वास्तव में क्या है। हम मानते हैं कि साहित्य परिषद एक संस्था नहीं, संगठन है। अब कैसे संस्था और संगठन में क्या अंतर है? अनेक साहित्यिक संस्थाएं हैं जो किसी न किसी विचार को लेकर, किसी विषय को लेकर, किसी साहित्यिक विधा को लेकर देश में, राष्ट्र में, समाज में काम कर रही हैं। और साहित्य परिषद एक संगठन क्यों है, इस पर भी यदि हम देखें तो हमें लगता है कि संस्था व्यक्ति प्रमुख हो सकती है, संस्थाएं एकांगी होती हैं। वो किसी व्यक्ति की प्रमुखता को लेकर हो सकती हैं, साहित्य की किसी विधा को लेकर हो सकती हैं, साहित्य के किसी क्षेत्र को लेकर हो सकती हैं, साहित्य की किसी भाषा को लेकर हो सकती हैं। ऐसा संगठन जो समस्त भाषाओं, भारत की समस्त भाषाओं, उनके साहित्यकारों, उनके साहित्य पर काम करने वाला संगठन हो, ऐसा संगठन केवल और केवल साहित्य परिषद है। अब अगर हम नज़र डालें और हम सब देखें तो हमें लगता है कि साहित्य परिषद जो साहित्य अकेडमी है वो भी सभी भाषाओं को लेकर काम करती है। प्रश्न तो उठेगा ना मन में, तो साहित्य अकेडमी भी सभी भाषाओं को लेकर काम करती है, फिर साहित्य परिषद और साहित्य अकेडमी में क्या अंतर है? तो अगर हम साहित्य अकेडमी की बात करें तो वो उसमें विंग है। जो हम सब साहित्य अकेडमी की प्रक्रिया को जानते हैं, इंदु शेखर तत्पुरुष जी हमारे बीच में हैं, उसके सदस्य भी रहे हैं, बलवंत जानी जी हैं, ऐसे हमारे अनेक साहित्यकार हैं जो साहित्य अकेडमी के भी सदस्य रहे हैं और उसमें बहुत जिम्मेदारीपूर्ण काम भी किया है। लेकिन वो विंग्स के आधार पर डिवीजन है। उसमें एक तमिल विंग है तो वो उसी विंग के काम करते हैं, दूसरे मान लीजिए दूसरी किसी भाषा का विंग है तो वो उसका काम करता है। लेकिन ऐसी एक केवल साहित्य परिषद ही है जो समस्त भाषाओं के साहित्य को एक साथ, एक मंच पर सबका एक साथ बैठकर उस पर विचार करती है, काम करती है। तो इसीलिए मुझे लगता है। और एक दूसरी बात जो संस्था और इस हमारे साहित्य परिषद के संगठन में भिन्नता मुझे देखने को मिलती है, वह है कि संस्था में कभी कभी व्यक्ति बहुत प्रभावी हो जाता है और व्यक्ति का कद इतना ऊंचा उठ जाता है कि संस्था गौण हो जाती है। और जब किसी भी कारण से उस व्यक्ति की अवनति होती है, उस व्यक्ति में गिरावट आती है, तो फिर संस्था समझ लीजिए कि निष्क्रिय हो जाती है। लेकिन क्योंकि ये संगठन है, यहाँ पर एक से एक बड़े साहित्यकार इसके पदाधिकारी रहे हैं, दायित्ववान कार्यकर्ता रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं पदाधिकारी नहीं कहते, दायित्ववान कार्यकर्ता रहे। कितना भी बड़ा साहित्यकार हो वो यहाँ पर
एक दायित्ववान कार्य करता है। तो जब वो अपने दायित्व का जितने समय के लिए उसको वो दायित्व दिया जाता है, दायित्व का वहन करता है और उसके पश्चात नए कार्यकर्ता को वो दायित्व मिल जाता है, वो अपने दायित्व का निर्वहन करना शुरू करता है और बड़ा साहित्यकार फिर अपनी रचना में रत रहता है। तो इसीलिए ये संगठन है, यहाँ व्यक्ति कितना भी बड़ा साहित्यकार हो वह एक कार्यकर्ता भाव से ही काम करता है। इसमें भाव महत्वपूर्ण है। साहित्य परिषद का वैशिष्ट्य है, भावों को लेकर चलता है, परिवार को लेकर चलता है और इसमें सभी भाषाओं में रचित साहित्य तथ्यात्मक तथा कथात्मक दृष्टि से एक ही होता है। अभी सुबह में जब हम बात कर रहे थे, ऋषि कुमार जी ने शायद ये बात रखी थी कि जब हम देखते हैं अगर हम वहाँ से साहित्यकार का नाम और उसकी पहचान हटा दें तो हम नहीं बता पाएंगे कि ये किस भाषा का साहित्य है, क्योंकि संपूर्ण भारत की जो आत्मा है वह एक है, क्योंकि भारत की संस्कृति एक है। हम लोक कथाएं, लोकगीतों की भी बात हुई, अब उनको दोहराना तो मुझे लगता नहीं कि उचित है, उनकी भी बात हुई। तो हम चाहे लोक की जब बात करते हैं, लोक संस्कृति की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, तो संपूर्ण भारत में एक है। यदि शादी विवाह के गीत हम देख लें तो मुझे लगता है कि एक पूरे भारत में वो किसी भी जाति के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी धर्म के हों, उन सब की जो मूल आत्मा है वो एक ही है। तो जहाँ संस्कृति एक है भिन्न भाषाओं के साथ, जहाँ आत्मा एक है, जहाँ राष्ट्र व स्वर प्रधान है, हमारे इस संगठन में राष्ट्र व स्वर की जो अवधारणा है वो साहित्यकार को जो दिशा बोध देती है वह प्रधान है। और हम ये मानकर चलते हैं कि वह सही क्या है और गलत क्या है इसकी पहचान इसी से होगी कि वह राष्ट्र हित में कितना जो है वो अग्रसर है। राष्ट्र हित को पहचान दिलाने में, राष्ट्र हित को आगे बढ़ाने में साहित्यकार की कलम की जो लेखनी जो काम करती है वो वास्तव में कितनी उसको आगे बढ़ाती है। हम ऐसा साहित्य जिसमें भाषा, हम सब ने केशव की रामचंद्रिका कुछ साहित्यकारों ने पढ़ी होगी और हमने तुलसीदास जी की रामचरितमानस भी पढ़ी। विषय एक ही है, भाषा का लालित्य देखने वाला है। केशव की रामचंद्रिका और तुलसीदास जी की रामचरितमानस, विषय एक है, भाषा भी और समझ लीजिए कि संस्कृति भी एक है, लेकिन उसमें क्या नहीं है? केशव की रामचंद्रिका में आत्मा नहीं है। भाषा का जो जाल है, शब्द जाल, वो इतना बेहतर है, भाषा इतनी सुरुचिपूर्ण है, भाषा में जो शब्द है वो एक से एक छांट कर रखे गए, लेकिन आत्मा नहीं है। तो वही बात है कि साहित्य परिषद में राष्ट्रीय आत्मा को लेकर, राष्ट्रीय स्व को लेकर, राष्ट्रीय चेतना को लेकर चलती है और भाषा सभी भाषाओं को लेकर साथ चलती है, लेकिन शब्द प्रधान नहीं है, वो आत्मा प्रधान है जो जैसे रामचरितमानस में मिलती है। तो इन चीज़ों को यदि हम लेकर चलें तो भाषा की दृष्टि से साहित्य परिषद समस्त भाषाओं में काम करने वाला संगठन, जिसकी बात अभी हमने की थी, समस्त भाषाओं के साहित्यकारों को लेकर चलता है। अब यदि हम बात करें कि हमारे इतने सारे जो आयाम हैं, जैसे प्रशिक्षण है, अभी सुबह यहाँ पर बात हुई थी और जानी जी ने बात की थी कि कार्यकर्ता प्रबोधन कार्यशाला है। कार्यकर्ताओं को हम समय समय पर प्रबोधन देते हैं। साहित्यकारों को हम प्रशिक्षित करते हैं, उनको अवसर प्रदान करते हैं और उनको प्रशिक्षण देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, अवसर देते हैं। और इस तरह की कार्यशालाएं भी करते हैं कि जब कार्यकर्ताओं को ये प्रशिक्षण दिया जाए, वो कार्यकर्ता का प्रशिक्षण हो, चाहे साहित्यिक विधाओं का, साहित्य लेखन का प्रशिक्षण हो, तो हम ऐसे नवोदित साहित्यकारों को प्रशिक्षण प्रदान करके भी दिशा बोध देते हैं, क्योंकि हम ये नहीं मानते हैं कि साहित्य साहित्य के लिए है। बात करते हैं कि कला कला के लिए,
क्या साहित्य साहित्य के लिए नहीं। कला केवल कला के लिए तभी हो सकती है, उसी समाज में हो सकती है जहाँ संपूर्ण समाज एक आदर्श समाज हो, जहाँ संपूर्ण समाज एक विकसित समाज हो, जहाँ संपूर्ण समाज बहुत ही प्रबुद्ध समाज हो। लेकिन यदि हम देखें व्यवहारिक रूप में तो साहित्य जो है वो मूल्यवादी होना चाहिए, क्योंकि समाज को दिशा देना साहित्यकार का ही कार्य है। साहित्य परिषद ऐसा मान के चलती है कि साहित्य साहित्य के लिए नहीं, कला कला के लिए नहीं, साहित्य समाज के लिए है, साहित्य राष्ट्र के लिए है, साहित्य चरित्र निर्माण के लिए है। तो साहित्य परिषद इस तरह से संपूर्ण अपने वैशिष्ट्य के साथ साहित्यकारों को प्रोत्साहन देती है, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है, अवसर प्रदान करती है। कैसे कि जब कोई भी गोष्ठी होती है तो सभी के पास पत्र जाता है कि वो इस विषय पर अपना लेख लिखकर भेजें। लेख आता है, उसमें कुछ संशोधन के साथ उसको प्रकाशित भी किया जाता है और साहित्यकारों की प्रकाशित कृतियों पर समीक्षाएं भी आयोजित की जाती है, चर्चा सत्र रखे जाते हैं। तो जब उस साहित्यकार की पुस्तक पर चर्चा होगी, संवाद होंगे, प्रकाशन होगा और हमारी साहित्य परिक्रमा में वो प्रकाशित होगी, देश भर के साहित्यकारों के पास आपका लेख पहुंचेगा, तो निश्चित ही नवोदित साहित्यकारों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा, अवसर मिलेगा प्रकाशन का। और जहाँ जहाँ भी साहित्य परिषद के लोग होंगे वो उसको पढ़ेंगे। और एक पत्रिका या एक पुस्तक केवल एक ही व्यक्ति नहीं पढ़ता है। अगर हम उसको अनुपात में भी देखें तो 1x10 या 1x5 हम लेकर चलते हैं कि एक पत्रिका की प्रति कम से कम 5 व्यक्ति तो एक घर में पढ़ेंगे। तो इस तरह से उसके इतने अनुपात में हमारे साहित्य परिषद से जुड़े नवोदित साहित्यकारों को अवसर भी प्रदान करती है साहित्य परिषद। साहित्य परिषद के लिए परिवार भाव, अनुशासन और बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार भाव की बात करें, कुटुंब भाव की बात करें तो हमें दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव बोध को नहीं भूलना चाहिए। साहित्य परिषद परिवार भाव को से एकात्म मानव बोध की दृष्टि को में रखकर ही काम करती है। जैसे कि अभी हमारे लेखक यहीं बीच में हैं, परिषद गीत के प्रारंभ में उद्घाटन सत्र में परिषद गीत का वाचन हुआ और बैंड ने बहुत खूबसूरत शैली में उसको गाया। लेकिन उसमें था कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। साहित्य परिषद का उद्देश्य वैशिष्ट्य भी उस परिषद गीत से निकल कर आता है। इंदुशेखर जी हमारे बीच में हैं कि किससे प्राण देंगे एकात्म मानव बोध से। समस्त देश की विश्व की चुनौतियां जो भी साहित्यकारों को नजर आती है, उन चुनौतियों से जूझने का एकमात्र रास्ता साहित्य परिषद अपने साहित्यकारों को एकात्म मानव बोध से देती है, परिवार भाव से काम करने से देती है। क्योंकि अन्य साहित्यिक संस्थाओं या संघ में क्या होता है कि वहाँ एक दूसरे से द्वेष होगा, जेलसी होगी, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए टंगड़ी लगाना जैसे कहते हैं वो भी होती है। लेकिन साहित्य परिषद में सभी को अवसर मिलता है, सभी को प्रोत्साहन मिलता है, सभी को प्रशिक्षण मिलता है। तो इसी कारण एक अवसर मिलते हैं। लेकिन सब काम कैसे करते हैं, एक परिवार भाव से काम करते हैं। परिवार में जब हम काम करते हैं तो क्या होता है, तो सामूहिकता होती है, सामूहिक रूप से काम करते हैं। दूसरे क्या होता है, अनुशासन होता है। परिवार तभी चलता है जब अनुशासन बना रहे। तीसरे क्या होता है, विश्वास होता है। और यही परिवार का सबसे बड़ा गुण भी है। साहित्य परिषद का ये वैशिष्ट्य है कि यहाँ के साहित्यकार परिवार भाव से एक दूसरे में विश्वास रखते हुए काम करते हैं। और विश्वास ही वह चीज है, वह गुण है जो बड़ी से बड़ी चुनौती को फेस करने के लिए, बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए और बड़ी से बड़ी चुनौतियों पे पार पाने के लिए एक बड़ा कारगर उपाय। तो साहित्य परिषद परिवार भाव से अनुशासन बनाए रखते हुए काम करती है। जैसे कि हम
प्रारंभ से देखते हैं कि हमारी अनुशासन रहता है, हमारी संगोष्ठियों में, हमारे कार्यक्रमों में, हमारे प्रशिक्षण शिविरों में हम समय से आते हैं। किसी को कोई रास्ते में जाम मिल जाए या कुछ है तो एक अलग स्थिति है कि गाड़ी ट्रेन लेट हो गई, समय पे नहीं पहुंच पाए, वो तो एक आपदा है जो कभी भी हो सकती है। लेकिन सामान्य अवस्था में हम सभी अनुशासन से रहते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं, समय से आते हैं, समय से जाते हैं, पूरे समय संगोष्ठियों में उपस्थित रहते हैं। अगर मैं अपना ही उदाहरण लेके बात करूं तो साहित्य परिषद से जुड़ने से पूर्व मैं कभी भी पूरे समय किसी गोष्ठी में उपस्थित नहीं रहती थी। 2 दिन की गोष्ठी है तो कोशिश 2 दिन कॉलेज से छुट्टी मिलती थी, एकेडमिक लीव लेके आती थी और जिस शहर में जाती थी उसके पूरे टूरिज्म के पूरे चेक करके आती थी, कब कहाँ घूमना है। आयोजकों से पहले कह देती थी कि मेरा बता दो किस सत्र में है, और जिस सत्र में मुझे बोलना होता था उस सत्र में केवल उपस्थित रहती थी, बाकी सब जगह सब मेरा प्री प्लान किया, यहाँ घूमना, यहाँ घूमना, यहाँ देखना है। लेकिन साहित्य परिषद में आने के बाद ये अनुशासन मुझ में भी आया, आप सब में भी आया कि हम सब पूरा 2 दिन यहाँ उपस्थित रहेंगे और अगर हमें घूमना है या तो 5 बजे के बाद जाएंगे या जब हमारे 2-3 दिन समय समाप्त हो जाएगा उससे आगे पीछे का अपना बना कर रखेंगे। तो अनुशासन जीवन में महत्वपूर्ण है और ये अनुशासन प्रदान करने का जो साहित्य परिषद है ये अपने भीतर एक वैशिष्ट्य रखती है कि अनुशासन में रहें, अनुशासन में चलें और जो आत्मिक भाव है एक दूसरे के प्रति वो भी हमारे बीच में रहे, परिवार भाव बना रहे, कुटुंब भाव से, परिवार भाव से हम एक दूसरे को सहयोग करें। अभी कुछ दिनों पूर्व मैंने सोचा कि एक पुस्तक निकालनी है और 2 दिन बाद एस जयशंकर जी आने वाले हैं तो उनसे उसका लोकार्पण कराएंगे। ये मैंने सूचना एक व्हाट्सएप पे दे दी, अपने लोगों के बीच में फैली और मानिए 2 दिन में इतने आलेख आए कि 2 पुस्तकें मोटी मोटी तैयार हो गई। अब कैसे हुई इतने सारे आलेख आ गए? क्योंकि हमारा अपना एक परिवार है, हमने कहा कि हमें इस चीज़ की आवश्यकता है तो सब फटाफट करेंगे और भेजेंगे। जैसे पता चलेगा कि किसी की कोई समस्या है तो एकदम सहयोग के लिए सभी तैयार रहते हैं। किसी को कहीं जाना है और उसको कोई जानकारी नहीं है तो आप डालिए तो सब सहयोग करेंगे। और अनुशासन के साथ साथ जब परिषद ये परिवार भाव से काम करती है तो देश में जब जब आवश्यकता होती है, हम परिवार में क्या करते हैं, हम परिवार केवल अपने परिवार को परिवार नहीं मानते हैं। साहित्य परिषद का जितना बड़ा परिवार है वो सब हमारा परिवार है। परिवार भाव से हम काम करते हैं और इसी तरह से हम राष्ट्र के साथ जब जुड़ते हैं तो वहाँ भी हम इसी तरह से काम करते हैं। इसलिए जब जब देश को आवश्यकता हुई साहित्य परिषद ने उस दिशा में काम किया। बाकी संस्थाएं क्या करती हैं, वो अगर उनका काम है साहित्य तो वो लिखेंगी। अगर कोरोना आ जाएगा तो 2-4 गोष्ठियाँ भी करेंगी कोरोना पे लेख भी आएंगे। लेकिन साहित्य परिषद तब साहित्यकार के साथ साथ कार्यकर्ता भाव में आ जाती है। और ऐसे ही हमने कोरोना में बाढ़ पीड़ितों के समय हम तब कार्यकर्ता बनकर काम करते हैं। तो इस तरह से जैसे राष्ट्र को अभी हमने पहले भी देखा था एक बार कि साहित्य परिषद किस तरह से कार्यकर्ता भाव में आती है। अभी 2 दिन पहले कि दंड प्रहार का एक कार्यक्रम था और दिल्ली के सारे साहित्यकारों ने दंड प्रहार में भी अपना योग दिया। अभी जब नारी शक्ति संगम, नारी समन्वय की बात हुई तो साहित्यकार से जुड़ी हुई जितने भी साहित्यकार थे दिल्ली के और पूरे देश भर के महिला साहित्यकार, वो सब नारी शक्ति संगम के साथ जुड़कर काम किया उन्होंने। मैं खुद एक विभाग जो कार्यक्रम है उसकी संयोजिका रही और हमने लगभग 2000 महिला साहित्यकारों को उसमें दिल्ली में इकट्ठा किया। तो कार्यक्रम जब जब देश को जिस तरह की आवश्यकता होती है तब तब हमने, हमारी साहित्य परिषद का ये वैशिष्ट्य है कि हम साहित्यकार के साथ साथ कार्यकर्ता भाव में आ जाते हैं। केवल साहित्य लिखकर कोरोना एक गंभीर बीमारी है इससे परिचित नहीं कराते, तब हम जो कार्यकर्ता भाव में आकर लोगों के घर में भोजन भी पहुंचाते हैं, उनकी दवाइयों भी का भी हमने उपलब्ध करवाई। हमारे साहित्यकारों ने जो ऑक्सीजन वगैरह की जहाँ समस्या थी उसको भी फेस करा और वो भी पहुंचाई। तो इस तरह से हमने एक सामान्य नागरिक के रूप में कार्यकर्ता भाव में आकर काम किया।
ऐसे ही बाढ़ पीड़ित जहाँ जहाँ बाढ़ आई या कुछ इस तरह की स्थितियाँ हुई तो साहित्य परिषद के साहित्यकार तब कार्यकर्ता भाव में आ जाते हैं। ऐसा किसी अन्य साहित्यिक संस्थाएं इस तरह से काम नहीं करती। वो क्या करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा कि एक कवि सम्मेलन करेंगी चंदा जुटाने के लिए और वो उसको दे देंगी, लेकिन उस तरह से कार्यकर्ता के रूप में नहीं काम करती। लेकिन साहित्य परिषद है कि वो कार्यकर्ता के रूप में भी काम करती है। अब 1857 का जब हमने 100 वर्ष मनाए, उसको भी हमने इसी तरह से काम किया। विवेकानंद जी की 150वीं जयंती जब मनाई तो हमने उसको भी उसी तरह से लेके काम किया। हमने संविधान की षष्ठी पूर्ति मनाई। तो इस तरह से जब देश में जिस तरह के पर्वोत्सव मनते हैं तो भी साहित्य परिषद उनको अपना एक अंग मानते हुए काम करती है। ये भी साहित्य परिषद का एक वैशिष्ट्य है कि कब वो साहित्यकार होते हैं, कब हमारे साहित्यकार कार्यकर्ता बन जाते हैं, कब हमारे साहित्यकार एक परिवार के सदस्य के रूप में काम करते हैं और कब हमारे साहित्यकार अनुशासन में रहते हुए विभिन्न भाषाओं की एकात्मकता के लिए काम करते हैं, एक होकर एकजुट होकर देश के राष्ट्र स्व के लिए लेखन करते हैं। और साहित्यकार हैं, लेकिन साहित्यकार दिशा बोध देने वाला साहित्यकार है राष्ट्रीय परिषद का। ये वैशिष्ट्य राष्ट्र अखिल भारतीय साहित्य परिषद का है, जो अन्य संस्थाओं, अन्य संगठनों और कहना चाहिए कि अन्य अनेक चीज़ों से ऊपर उठकर अपना विशिष्ट वैशिष्ट्य लिए हुए है। और इसके भी अलावा अब आप देखिए कि जितनी साहित्यिक संस्थाएं हैं वो सब, उसमें से बहुत सारी तो इसीलिए बनी है कि सरकारी जो ग्रांट मिलती है उसका उपयोग अपने कार्यक्रमों के लिए कर सकें। बहुत सारी संस्थाएं, उनको जब नज़दीक से देखने का, उन लोगों से मिलने का मेरा भी एक लंबा अनुभव है कि बहुत सारे लोगों को जैसे जानते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि उनसे मिलें, बातचीत करें। ये भी हमारे साहित्य परिषद का एक पक्ष है कि जो अन्य साहित्यकार हैं या संस्थाएं हैं उनसे भी हम परिचित हों और मेल मिलाप बढ़ाएं। तो उस दिशा में सामने आया कि बहुत सारी संस्थाओं का निर्माण इसीलिए हुआ है कि भिन्न भिन्न समय पर सरकार इस तरह के कार्यक्रमों के लिए ग्रांट प्रदान करती है, तो वो ग्रांट लें और कार्यक्रम करें और उससे उनका भी नाम हो। नेम फेम के लिए उद्देश्य को ध्यान में रखकर वो संस्थाओं का गठन हुआ, उस तरह से काम करती हैं। लेकिन अखिल भारतीय साहित्य परिषद का कोई बहुत बड़ा कोर्स नहीं है। कोई कार्यक्रम जो है किसी संस्था के साथ मिलकर कर भी ले तो बहुत कम पैसे में आश्चर्य की बात होती है। और अभी जैसे ये भी आयोजन है तो समाज के सहयोग से कार्य करती है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद समाज के सहयोग से काम करती है। बहुत बड़े ग्रांट ना होने के बावजूद समाज के सहयोग से बहुत कम पैसे में अपने आयोजनों को सफल बनाती है। और आर्थिक सुचिता साहित्य परिषद के अपने वैशिष्ट्य का एक बड़ा गुण है। कोई भी काम होगा तो उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा आर्थिक रूप से। अगर 300 पुस्तकें प्रकाशित की, उसमें से किसी, अभी जैसे बात कल जब कार्य समिति की बैठक हुई तो उसमें आदरणीय श्रीधर पराडकर जी ने एक बात रखी कि जो हमने इसका साहित्यकारों का परिचय या जो हमने साहित्य परिषद का एक पत्रक निकाला है, और वो अभी पत्रक थोड़ा बड़ा है, कुछ पेजेस का है उस तरह से। तो जो साहित्य परिषद का परिचय पत्र है वो जिस राज्य को जितना चाहिए बता दे, उसका मूल्य सिर्फ 1 रुपये है, लेकिन उसका रिकॉर्ड रखना सबके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको 200 चाहिए तो 200 बताएं और 1 रुपये मूल्य के हिसाब से 200 रुपये जमा कराएं। तो मतलब आर्थिक रूप से, पूर्ण रूप से जो हम लोग अपने आप को सुचिता को, आर्थिक सुचिता को बनाए रखते हैं और पूरा जो हिसाब किताब है वो एकदम पारदर्शी रूप में रखते हैं। तो ये भी साहित्य परिषद का एक बड़ा गुण है, उसके वैशिष्ट्य का ये भी एक आयाम है। साहित्य परिषद जितने भी कार्यक्रम करती है, अन्य संस्थाओं और साहित्य परिषद में भी ये भी एक अंतर है। हम केवल अंतर की बात ना भी करें तो ये भी एक साहित्य परिषद का वैशिष्ट्य है कि साहित्य परिषद जितने कार्यक्रम करती है, चाहे वह साहित्यिक यात्रा हो, संगोष्ठियाँ हों, प्रशिक्षण शिविर हों या हमारे प्रकाशन हों, सभी के पीछे उद्देश्य होता है राष्ट्रहित, सभी के पीछे उद्देश्य होता है समाज हित,
सभी के पीछे उद्देश्य होता है चरित्र निर्माण। उन कार्यक्रमों को केवल कार्यक्रम करना है, कहीं से पैसा आ गया तो इसलिए कार्यक्रम करना है, ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता। या हमें सिर्फ कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम करना है, हमें कार्यक्रम करना है, उसके पीछे दो उद्देश्य होते हैं। एक तो जो मैंने अभी आपको 3 उद्देश्य गिनाए, जो गुणात्मक उद्देश्य हैं। एक मात्रात्मक उद्देश्य ये है कि हम विस्तार के लिए भी काम करते हैं। साहित्य परिषद का विस्तार हो, कार्यक्रमों के जरिए अनेक जो लोग उसको पढ़ें, साहित्यकार या साहित्य प्रेमी जो हमारे कार्यक्रमों में उपस्थित हों, हमारे कार्यक्रमों को देखें, समझें और फिर उससे जुड़ें। तो विस्तार की दृष्टि से जो मात्रात्मक उद्देश्य है उसको पूर्ण करने के लिए साहित्य परिषद कार्य करती है। दूसरा उद्देश्य जो मुख्य उद्देश्य है कि वो साहित्यकारों को, नवोदित साहित्यकारों को एक दिशा प्रदान करे। इसीलिए कहते हैं कि कुम्हार की तरह से साहित्य परिषद काम करती है। कुम्हार कैसे काम करता है? हम सब जानते हैं कि भीतर हाथ लगा लेता है और बाहर से थपकी देके चारों तरफ से उसको घड़े के को शक्ल देता है, गढ़ता है। तो बाहर से चोट करता है लेकिन भीतर से उसको सहारा दिए रखता है। तो इसी तरह से साहित्य परिषद भी नवोदित साहित्यकारों को कुम्हार की भांति गढ़ने का काम करती है। तो साहित्य परिषद अपना इतना विस्तृत एक वैशिष्ट्य लिए हुए काम करती है। और साहित्य परिषद के अगर हम इन 10 उद्देश्यों को देखें, समझें, तो मुझे लगता है कि फिर हम एक राष्ट्रवादी चिंतक साहित्यकार के रूप में बनकर निकल आते हैं। इन सबको हम अगर उसी तरह से गरिमा से, जैसे कि साहित्य परिषद जिस वैशिष्ट्य के साथ काम करती है, हमें ठोकती है, पीटती है कुम्हार की भांति, और हमें एक शेप देती है कि एक राष्ट्र चिंतक के रूप में जो राष्ट्र को विश्व में फिर से पुनर्स्थापित करें, भारतीय संस्कृति का पुनर्निर्माण करें। तो फिर एक साहित्य परिषद इस प्रकार से एक वैशिष्ट्य के साथ अपने कार्यक्रमों को अंजाम देती है, कार्यक्रमों को रूप देती है, स्वरूप देती है, उनको कारगर रूप से पूर्ण करती है। और कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम ना करके चरित्र निर्माण के लिए, समाज को एक सभ्य समाज बनाने के लिए काम करती है। और साहित्य परिषद उसी रूप से बढ़ती है, जैसे हम दिनकर जी के अगर शब्दों में कहें तो कि सभ्यता और संस्कृति में अंतर में जैसे उन्होंने बताया कि उठा हुआ पैर सभ्यता है और जो जमीन पर टिका हुआ हमारा पैर है वो संस्कृति है। क्योंकि जब हम चलते हैं तो एक पैर हमेशा जमीन पर रहता है, एक पैर उठा हुआ होता है। तो जो उठा हुआ हमारा पैर है वास्तव में वो साहित्य परिषद ने अपने कार्यक्रमों के लिए उठाया, और एक पैर हमारा जमीन पर जमा रहता है। तो हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं और इसी तरह से हम आगे चलते रहते हैं। विस्तार जहाँ तक आज साहित्य परिषद पहुँची है, मुझे लगता है कि उन गुणों के उस वैशिष्ट्य को अपनाए हुए अपने जीवन मूल्यों, साहित्य में वो जीवन मूल्य आए। ये हम सब जानते हैं कि सत साहित्य क्या है। सत साहित्य वही है जिसमें समस्त जीवन मूल्यों का समावेश है। और जीवन मूल्य कौन से? जो भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्य हैं, जो पाश्चात्य संस्कृति के जीवन मूल्य नहीं है। जो पाश्चात्य संस्कृति हमेशा एकांगी भाव से काम करती है, जो अन्य संस्थाएं करती हैं। और अखिल भारतीय साहित्य परिषद हमेशा जीवन मूल्यों को साथ लेकर अपना वैशिष्ट्य बनाए हुए, चाहे रास्ते में कितने भी बाधाएं आई हों, जैसे आपातकाल में आई। साहित्य परिषद का 64 में जन्म हो गया था और उसने अच्छे से काम किया, लेकिन जैसे ही आपातकाल आया, साहित्य परिषद के जो दस्तावेज थे वो तक जला दिए गए। लेकिन साहित्य परिषद ने अनेक बाधाओं के आने के बाद भी अपना रास्ता नहीं बदला। अनुकूलता के लिए रास्ता बदलकर नहीं चली, उसी रास्ते पर चलते हुए, अनेक बाधाओं को पार करते हुए आज इस रूप में पहुंची है कि समस्त भारत के हर राज्य में साहित्य परिषद की अपनी शाखाएं हैं। तो मुझे लगता है कि बात समय भी शायद मैंने काफ़ी ले लिया है, और इसमें हमने 2 रूपों में इस सत्र को बांटा है कि एक बात तो जो मैंने अभी कही है और कुछ समय हमने चर्चा के लिए रखा है। तो अब आप सब चर्चा के लिए आमंत्रित हैं। यदि आप चाहें, आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है साहित्य परिषद के वैशिष्ट्य को लेकर,
तो उस को भी हम अब प्रारंभ कर सकते हैं। आपकी एक टिप्पणी है, अखिल आप अपना नाम भी इसमें लिख देते तो अच्छा रहता, कि नाम के साथ ही हम इसका उल्लेख करते। जी, वैसे तो ये हरियाणा प्रांत से है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद की स्थापना के उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए प्रोफेसर नीलम राठी ने आदरणीय गुरु मेहता जी का नाम लिया, तो एक संयोग लगा कि गुरु मेहता जी का पूरा नाम भुवनेश्वर प्रसाद गुरु मेहता है और यह अधिवेशन भी भुवनेश्वर में संपन्न हो रहा है। हरियाणा प्रांत ने 5 नवंबर 2023 को ही गुरु मेहता जी के अभिनंदन ग्रंथ आस्था के पुजारी का लोकार्पण किया तथा गुरु मेहता जी को सम्मानित किया। उनके नाम का उल्लेख सुनकर हरियाणा प्रांत के प्रतिभागी गौरवान्वित महसूस करते हैं। धन्यवाद हरियाणा प्रांत को। और मुझे लगता है कि जिस ग्रंथ का लोकार्पण आस्था के पुजारी का हरियाणा प्रांत ने किया है, उसकी रिपोर्ट भी हमें साहित्य परिक्रमा के अगले अंक में मिलेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर उमाशंकर, बिहार उत्तर बिहार मंत्री। आपने साहित्य की विभिन्न वादियों के बारे में चर्चा की, वाद के बारे में चर्चा की। एक जगह आपने कहा साहित्य मूल्यवादी होना चाहिए, तो सिद्धांतवादी और मूल्यवादी साहित्य कैसे होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, इस प्रश्न जब हम अपनी जिज्ञासा कोई पूछते हैं तो सूचना नहीं देते, तो कृपया ध्यान रखिए, सूचना न दे करके परिषद के वैशिष्ट्य के बारे में आपके मन में कोई जिज्ञासा आ रही है तो ये सब तो उसको समर्पित है, कृपया उसी तक सीमित रहें। ठीक है, जो अभी प्रश्न उनकी तरफ से आया, मैं इसका जवाब वैसे तो मैंने अपने वक्तव्य में भी साथ साथ दिया था, लेकिन मैं और अधिक स्पष्ट करते हुए अपनी बात रखूंगी। आप जब कोई भी जिज्ञासा करें तो कृपया, हाँ आपने नाम भी बताया था, साहित्य मूल्यवादी या सिद्धांतवादी कैसे हो, संभवतः इस पर आपका प्रश्न है। साहित्य को मूल्यवादी इसलिए होना चाहिए कि साहित्य केवल साहित्यकार के लिए नहीं है। साहित्य का जो लेखन हम करते हैं वो समाज के लिए होता है, और हमारी कोई भी एक भी कही गई बात वो बहुत दूर तक प्रभाव डालती है। हालांकि साहित्य, जैसे सिनेमा की भी बात हम करें, साहित्य भी क्योंकि बहुत लोग पढ़ते हैं और वो ऐतिहासिक दस्तावेज है, सदियों के बाद भी किसी के हाथ में अगर वह पुस्तक आएगी तो उसमें जो लिखा होगा वो आज के प्रमाण के रूप में कहा जा सकता है कि उस समय समाज में ये होता था, क्योंकि इस साहित्यकार ने इसे लिखा है, प्रमाणित करती है उस बात को। जैसे बहुत एक सामान्य सी फिल्म कुछ साल पहले आई थी, डर्टी, आप सबने उल्लेख नहीं करना चाहिए साहित्यकार के नाते, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं पत्रकारिता भी पढ़ाती हूँ तो उल्लेख आ जाते हैं बीच में उदाहरण। उसमें एक बात सिल्क ने कही थी कि अखबार की उम्र केवल 1 दिन की होती है, लेकिन ये प्रभाव बहुत दूर तक डालती है। तो साहित्य भी केवल और केवल मनोरंजन के लिए नहीं होता, साहित्य भी क्योंकि दूर तक प्रभाव डालता है और बहुत देर तक प्रभाव डालता है। कितने कितने सालों बाद भी रामचरितमानस आज भी प्रासंगिक है। और जब हम अपने लेखन में, जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण, अभी थोड़े देर उदाहरण हुआ अपने उद्घाटन काल में, उद्घाटन सत्र में आदरणीय ऋषि कुमार मिश्र जी ने एक एग्जाम्पल देकर एक कहानी सुनाई थी पत्रकार की, कि किस तरह से उन्होंने कहा कि आप कैरियरवादी हो गए हैं और अब आप स्टैंड कैसे लेंगे। तो ये कहानी में मूल्य आ गया, कह रहे ना कैसे मूल्य आएगा, कैसे वो सिद्धांतवादी बनेगी, तो कहानी में ये मूल्य आ गया, ये मूल्य है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी रचना में, हमारे साहित्य में किस तरह से मूल्य आ जाए। जितनी भी पंचतंत्र की कहानियां हैं वो किसी न किसी शिक्षा को लेकर लिखी गई हैं, तो वो हमारा जो साहित्य है वो प्रभाव की दृष्टि से, क्योंकि हम जब बहुत प्रासंगिक है, बहुत सही है,
जब भी हम कोई भी साहित्य रचना करते हैं तो हमें ये मानना चाहिए, जैसे हम संचार के सिद्धांतों की बात करते हैं, ऐसे ही साहित्य में अनुबंध चतुष्टय का एक सिद्धांत है। अनुबंध चतुष्टय में आप लिखते हैं, किसके लिए लिखते हैं, जैसे हम संचार में भी बात करते हैं कि हमारा लक्षित समूह क्या है, हम उसको क्या दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उस लेखन के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, किसके लिए लिख रहे हैं, और उस हमारे लेखन को जो पाठक, जो श्रोता, जो बिना बाधा के जिस भाषा की बात हम करते हैं, जिसके भाषा के जरिए हमारा विचार पाठक तक पहुंचता है, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसको भी हमें दृष्टिगत रखना चाहिए। और जब भी हम किसी भी साहित्य की रचना करते हैं तो इस अनुबंध चतुष्टय या संचार के जब हम सिद्धांत की बात करते हैं, इसके अनुरूप काम होता है। तो हम जो एक लाइन लिखते हैं उस लाइन का बहुत दूर तक प्रभाव होता है, और वो जो सिद्धांत है, जो जीवन मूल्य है, जो त्याग है, तपस्या है, मनोबल है, साहस है, शौर्य है, करुणा है, दया है, ये सब मूल्य हमारी कहानी के, हमारे पात्रों के कर्म के जरिए हमारी कहानी में कंटेंट के भीतर छिपकर ऐसे आ जाने चाहिए कि लगे ना कि हमने उसको अलग से उसमें थोपा गया है। वो कहानी के पात्रों के माध्यम से स्वाभाविक रूप से आने चाहिए। ये जो हम कहते हैं ना कि रामचरितमानस में आत्मा है और केशव के रामचंद्रिका में शब्द है, तो ये ही शब्द तो रहे लेकिन आत्मा भी हो, ऐसा साहित्य जिसमें मूल्य भी रहे और मूल्य वो आत्मा के रूप में आए, ऐसा साहित्य हमें लिखना चाहिए। और यही साहित्य परिषद का वैशिष्ट्य भी है कि वो ऐसे लेखन की तरफ, मूल्यवादी लेखन की तरफ साहित्यकारों को अग्रसर करता है। अन्य कोई प्रश्न? नहीं, सबने सुनी है। अन्य कोई प्रश्न किसी के मन में हो? हाँ जी, आ जाइए। आ रहा प्रश्न आ रहा है, आप बेटा वहीं दे दो उनको। अरे वो पानी पीने गए। नहीं, प्रश्न इधर से है, दे साहित्य परिषद का वैशिष्ट भाव किस रूप में सभ्यता और संस्कृति को प्रभावित किया है वर्तमान संदर्भ में? जी, साहित्य परिषद के साहित्य ने वर्तमान संदर्भ में किस तरह से सभ्यता और संस्कृति को प्रभावित किया है, यही आपका प्रश्न है। तो साहित्य परिषद की जब हम बात कर रहे हैं, सभ्यता तो अपने आप फल फूल रही है, हम सब अपना अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, उसी के कारण जो भी सभ्यता है। लेकिन संस्कृति, जो साहित्य परिषद का जब मूल्यवादी साहित्य आ रहा है जिसे हम पढ़ते हैं, तो मूल्यों का निर्माण, चरित्र का निर्माण जो आगामी पीढ़ियों के साथ हो रहा है, तो फिर जब हम अपनी भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत चरित्रों का निर्माण करते हैं, तो साहित्य परिषद का भी साहित्य इसी रूप में है कि चरित्र निर्माण करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और सभ्यता भी, जब हम आगे बढ़ते हैं, सभ्यता और मॉडर्निज्म में हम कह रहे हैं कि आजकल वृद्धाश्रम बहुत बढ़ रहे हैं, और लेकिन साहित्य परिषद क्योंकि मूल्यवादी संस्कृति को लेकर चलता है, तो साहित्य परिषद कहीं भी वृद्धाश्रमों को प्रमोट नहीं करता। हमारा साहित्य इस तरह के संस्कार देता है कि हम अपने जो परिवारजन है, क्योंकि परिवार भाव से काम करता है, तो जो हमारे परिवार में वृद्ध हैं या जो हमारे परिवार में कोई असहाय है, तो उनको साथ लेकर चलता है, परिवार में कहीं भी वृद्ध को अलग नहीं करता। तो जब मूल्य हमारे जैसे साहित्य के साथ आएंगे, मूल्यवादी साहित्य पढ़ा जाएगा, मूल्यवादी साहित्य लिखा जाएगा, और हमारी भविष्य की पीढ़ी, हमारी वर्तमान पीढ़ी और वर्तमान संदर्भ में, अब देखिए कि किस तरह से हमें बहुत सारे अखबारों में कुछ चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं रोज।
अगर हम पेज नंबर निकालें 3, कभी कभी पहले पेज पर भी, पहले पेज की हेडलाइन होगी कि इतने जो है लड़की को 64 टुकड़ों में काट के मार डाला, या पहले पेज की लाइन होगी कि उसको जला दिया गया, या तीसरे पेज की कोई ऐसी लाइन होगी कि वो फलाने जो है ना पत्नी पति को छोड़ के भाग गई। ऐसी अनेक सारी, ये क्योंकि आपने वर्तमान संदर्भ की बात की तो इसलिए ऐसी बहुत सारे अपराध विषयक या समाज में जो संस्कृति जो कुरीति के रूप में परिवर्तित हो गई है, कुरीतियों ने कुछ इस तरह की घटनाओं ने, अपराध विषय घटनाओं ने जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, साहित्य परिषद का साहित्य इस तरह के चरित्र निर्माण से हटाकर भारतीय संस्कृति से पल्लवित पुष्पित साहित्य से ओतप्रोत साहित्य को जब देता है समाज के बीच में, तो समाज अगर उसको पढ़ता है तो उसका चरित्र निर्माण होता है और इस तरह की घटनाएं होंगी नहीं। ये घटनाएं कब घटित होती हैं? जब चरित्र में चरित्र हनन होता है, जब चरित्र कहीं कमजोर पड़ता है, जब एक व्यक्ति जो है वो अपराध की तरफ बढ़ता है। अब जब साहित्य परिषद का जो साहित्य है वो वास्तव में किसी भी घटना को उसी समय घटित होते ही लिखने को नहीं कहता। साहित्य के लिए कहा गया है कि साहित्य भावनाओं का उच्छलन नहीं है, भावनाओं को संतुष्ट होने के बाद पोषण करके जब वो सोच विचार कर जब लिखा जाता है साहित्य, जो समाज, वही साहित्य समाज का हित चिंतन करता है। तो अखिल भारतीय साहित्य परिषद इसी तरह के साहित्य को प्रमोट करती है, जो भावों का उच्छलन लेकर जो साहित्य रचा जाता है वो वास्तव में बहुत ही सतही साहित्य होता है और वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलता। मैं राकेश कुमार, दिल्ली विश्वविद्यालय में भीमराव अम्बेडकर कॉलेज में पत्रकारिता का असिस्टेंट प्रोफेसर। जी, मेरा आपसे जिज्ञासा है कि औपनिवेशिक मानसिक दास्ता की जड़ता को खत्म करने के साहित्य पर किस तरह से जो है अपनी रणनीतियों पर काम कर रहा है और कैसे जो है उससे निजात पाया जाएगा, क्योंकि हम अपने साहित्यों में देखते हैं, इतिहास वगैरह सारे पढ़ने में देखते हैं, समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से होती है। जब समुद्रगुप्त मजा में कब आया, समुद्रगुप्त जो है 6वीं शताब्दी में है और समुद्रगुप्त ये जो नेपोलियन है बाद के कालों में आधुनिक इतिहास में। इस तरह के जो आपका प्रश्न आधा सुना आधा नहीं, लेकिन जो मुझे समझ में आया वो मैं आपको बताऊं कि आपने कहा कि साहित्य परिषद का साहित्य औपनिवेशिकता को खत्म करने में किस तरह से सहायक है, और वर्तमान संदर्भ में कि हम पीछे वाली बातें ना करें कि तब हमने क्या किया। तो एक अभी जिन आपने समुद्रगुप्त का उल्लेख किया, लेकिन मैं स्कंदगुप्त की बात करूं तो चाणक्य ने जयसिंह प्रसाद उसमें एक बात कहते हैं, उसमें वो कहते हैं कि अधिकार सुख किस लिए, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, और कहते हैं ये किस लिए। तो तब वो भट्टाचार्य जवाब देते हुए कहते हैं कि समाज की रक्षा के लिए, राष्ट्र हित के लिए, कमजोर अब और अभी मलेच्छों से ही केवल ना समझिए, अभी हूणों का आक्रमण बाकी है, इस तरह की वो बात कहते हैं। तो साहित्य परिषद कभी भी केवल करुणा और दया की बात नहीं करता, साहित्य परिषद अपने साहित्य के माध्यम से शौर्य की बात भी करता है। और आज जो भारत विश्व में जिस स्थिति को पहुंचा है तो वो अपने इस शौर्य भाव के कारण ही पहुंचा है। अगर हम आज की समस्याओं से औपनिवेशिकता से उठना चाहते हैं, औपनिवेशिकता आने के बाद हम कमजोर हुए, हमने अपनी विरासत को बहुत हीन समझ लिया, इसलिए हम औपनिवेशिकता के चक्र में अभी भी फंसे हुए हैं, जो लोग फंसे हुए हैं। लेकिन साहित्य परिषद कहता है जब अपनी लोक संस्कृति को उठाने की बात करता है, लोक देवताओं की बात करता है, लोक यात्राओं की बात करता है, तो अपनी लोक संस्कृति को जैसे जैसे हम उठाएंगे, अपनी लोक संस्कृति का चित्रण करेंगे, उसमें हम अपनी नई पीढ़ियों को गौरव महसूस करेंगे, अपनी विरासत पर गर्व करेंगे, तो निश्चित बात है कि औपनिवेशिकता के चंगुल से हम छूटेंगे। आज की परिस्थिति में, स्कंदगुप्त की में नहीं, और हम अपने कर्तव्य के साथ साथ अपने अधिकारों को भी मानकर चलेंगे। और स्कंदगुप्त के उसके जवाब में कि अधिकार सुख, अधिकार और शासन इसीलिए होना चाहिए कि हम कमजोर की रक्षा कर सकें। और रामचंद्र जी ने, ये बात मैं अपने कई वक्तव्यों में कहती हूँ, लेकिन अभी आपका प्रश्न आया तो इसी में बता रही, रामचंद्र जी ने राजसूय यज्ञ क्यों किया? रामचंद्र जी कोई राज्य विस्तारक तो थे नहीं, विस्तार की दृष्टि से अगर उनका मन रहा होता, कर्म रहे होते,
तो निश्चित ही वो श्रीलंका पर जब विजय प्राप्त की लंका पर तो वहां के शासक बन गए होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वापिस अयोध्या लौटे। किष्किंधा का राज्य उनको दे दिया, श्रीलंका का राज्य विभीषण को दे दिया, वापिस अयोध्या आ गए। और अयोध्या में आकर कुछ समय के बाद उन्होंने राजसूय यज्ञ क्यों किया? इसीलिए किया कि जो ये दानव और राक्षस जिनका अभी वध किया है, कुछ ही समय पश्चात, क्योंकि इनकी तो मनोवृत्ति यही है ना, वो सिर फिर उठाएंगे और शत्रु सिर उठाए उससे पहले ही अपनी विशाल, अपनी विराटता का प्रदर्शन कर देना चाहिए। तो साहित्य परिषद अपनी इस विराटता, अपनी इस विशालता के साथ, औपनिवेशिकता तो बहुत छोटी चीज रह जाए कि हम उससे मुक्त होंगे, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति, अपनी भारतीय विरासत पर गर्व का साहित्य लिखेंगे और यही काम साहित्य परिषद अपने वैशिष्ट्य में कर रहा है। जी, ये आखिरी प्रश्न होगा, इसके बाद बंद किया जाएगा। आप पूछ लीजिए। जी, मैं नीलमणि गोले, पंडित एस एन शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल। माननीय, आपने भी कहा कि जो साहित्य विचार पूर्वक लिखा जाता है वही साहित्य होता है, और जो केवल भावनाओं का उच्छेदन है वो साहित्य नहीं है। वाल्मीकि ने जब मां निषाद प्रतिष्ठा मां सरस्वती समाय पंक्ति लिखी तो उन्होंने कोई चिंतन नहीं किया, विचार नहीं किया, सहसा वो उच्छेदन हुआ। तो क्या हम इसे कविता नहीं मानेंगे? इस अर्थ में कृपया आपके विचार से। आपका प्रश्न बहुत ही सार्थक है। हम सब जो सामान्य नागरिक हैं, हम सब वाल्मीकि नहीं हैं। प्रतिभा सदैव नंबर 1 पर रहती है, लेकिन जो प्रयास है, प्रतिभा के साथ साथ और भी 2 गुण है ना, प्रयत्न है ना, अभ्यास और व्युत्पत्ति। तो हम सब अभ्यास और व्युत्पत्ति के से साहित्यकार बने हैं, और वाल्मीकि जी प्रतिभा संपन्न थे। तुलसीदास जी ने भी कहीं, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई प्रशिक्षण लिया, तुलसीदास जी भी प्रतिभा संपन्न थे। तो वो जो एक्सेप्शन है वो कभी भी कानून नहीं कहलाए जाते, अपवाद होते हैं। और वाल्मीकि जी प्रतिभा संपन्न पुंज थे, वो अपवाद थे। भावनाएं उसमें रहेंगी, बिना भावना के, बिना आत्मा के, मैंने पहले ही कहा कि कोई साहित्य नहीं होगा, साहित्य हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर उसे विचार पूर्वक, विचार के साथ वो नहीं आया तो वास्तव में वह साहित्य नहीं है। तो वाल्मीकि जी प्रतिभा संपन्न पुरुष थे और वो अपवाद थे, और हम सब प्रतिभा के अतिरिक्त व्युत्पत्ति और अनुभव और प्रयत्न उसके साथ जन्मे और बने बड़े साहित्यकार हैं।